आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। ये रोबोट बनी है। आपको पता रहे आपकी स्मार्ट वॉच क्या कर सकती है आपके डेटा के साथ और किस तरह स्पाई हो सकती है आपकी कन्वर्सेशन। मैंने अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉल्स सेट किए हुए हैं। आज पाकिस्तान में 70 चैनल हैं और किसी चैनल पर बच्चों के लिए कोई स्लॉट मखसूस नहीं है। वाकई एक कंफ्यूजन चल रही है कि हम दुपट्टे वाली ड्रेसेस बनाएं, 3 पीसेस बनाएं या 1 पीस बनाएं। लाहौर में तो बहुत ही ज्यादा वेलकम हो जाता है। हाँ। आपका तो होगा भाई, ससुराल है आपका लाहौर। ये बताने की जरूरत नहीं थी। लीगी हुकूमत की इंतशारी टोले को मुज़ाकरात के लिए आराम करने की कोशिशें। सदर आसिफ अली जरदारी की सीनियर मनसब से मुलाकात में कई मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बिलावल भुट्टो की ट्रंप के सरकारी नाश्ते में शिरकत। नून लीग ने सियासी, पीपल्स पार्टी ने सफारती महाज संभाल रखा है। कराची में ट्रैफिक हादसात कई और जिंदगियां ले गए। गुलिस्तान जौहर में डंपर ने कई मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। मियां बीवी समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। मनीन में मिनी बस ने मां बच्चे की जान ले ली। कराची में बेहंगम हेवी ट्रैफिक कंट्रोल को करने वाला कोई है आखिर? स्मार्ट वॉचेस इस्तेमाल करने वाले होशियार हैकर्स आपको फिटनेस गियर के जरिए भी निशाना बना सकते हैं। पीटीए की एडवाइजरी में हसास इजलासों, ऑपरेशन वाले मकामात पर डिजिटल डिवाइसेस के इस्तेमाल पर पाबंदी की सिफारिश। जदीद दौर में धोखाधड़ी के जदीद तरीकों से कैसे बचें? कराची में बच्चों की गुमशुदगी के बढ़ते वाकयात के बाइस खौफ की फिजा। बच्चों को उनके तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आगाही देने के लिए बच्चों का कंटेंट बेहतरीन जरिया है क्या? लेकिन क्या कंटेंट क्रिएटर्स इस हवाले से जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं? लड़की एक कारनामे अनेक। मिनी कूपर रेस ट्रैक में दूसरी पोजीशन लेने वाली अर्शिया अख्तर की नजरें फार्मूला 3 और 4 रेस पर। खतरों के खिलाड़ी आज होंगी दुनिया बोल है में मेहमान। महकमा मौसमियात की जल्द मौसम गर्मा की पेशन गोई के बाद क्या समर से पहले ही समर कलेक्शन आने वाली है? डिजाइनर्स लॉन के कपड़ों की तैयारियों में मसरूफ। इस बार बदलते मौसम में कौन सा फैशन इन और कौन सा आउट रहेगा, प्रोग्राम में आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदस और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप ठीक ठाक हुए होंगे। पूरे पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ भी आप सुन रहे हैं तो सुन लीजिए कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपके दिन का आगाज़ बहुत ही अच्छा हुआ है। हाँ, लेकिन पूरे पाकिस्तान से छोड़ के अगर कराची की बात करें तो कोशिश हमारी होती है कि वी स्टार्ट द शो ऑन अ लाइटर नोट। वी स्टार्ट द शो विद लाफ एंड गिग्स एंड ऑल, विद फुल एनर्जी, मोटिवेशन के साथ। लेकिन कभी कभी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। आप गाड़ी लेके निकलें कराची में और आपको किसी भी नुक्कड़ पे कोई भी कहीं भी गली भी रोक लेते हैं। अच्छी बात है, रोकना चाहिए, ट्रैफिक लाइसेंस का पूछना चाहिए, आपने सीट बेल्ट लगाया नहीं लगाया ये भी पूछना चाहिए। अगर आपके शीशे टिंटेड हैं तो फिर तो लाजमी पूछना चाहिए। लेकिन आपको पता है कुछ लोग हैं जिनसे मेरे ख्याल से वो कानून से मावरा हैं। असल में हाँ, असल में वो इतना ऊपर से गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, वो ऊपर से कानून के ऊपर से निकल जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कराची में हैवी ट्रैफिक। और लगता यूँ है इसको कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं। जो ट्रैफिक पुलिस है वो सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए है और इन गाड़ियों के लिए तो है ही नहीं। आए दिन हादसात में लोगों की जाने जाना मामूल बनता जा रहा है। एंड आई कैन टेल यू दिस कि मैंने कल ये चीज़ अपनी आंखों के सामने देखी मिलेनियम पे, और मैं बयान नहीं कर सकता आपको। आई मीन राइट नाउ अभी भी वो जहन में मेरे चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कि हम बयान नहीं कर सकते। 2 वाक़यात हुए हैं। एक वाक़या जो हम बता रहे हैं कराची मिलेनियम मॉल पे हुआ है और वो डंपर जो था वो चढ़ दौड़ा, उसने बाइकें गाड़ियां सब पे वो चढ़ दौड़ा। और दूसरा मलीर खोखरा पार, एक बहुत ही कंजस्टेड एरिया, और उस कंजस्टेड एरिया में एक बहुत बड़ी स्काईलाइनर कोच जो है वो माँ और बेटी पे वो चढ़ दौड़ी है। देखिए, जिसको कहते हैं ना आयरनी ये है कि यहाँ जो मिलेनियम में ये वाक़या हुआ है उसके थोड़ा आगे ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस भी है। वहीं पे तमाम तर जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार होते हैं वहीं स्टेशन होते हैं, वहीं से पूरे गुलिस्तान जौहर में डिप्यूट किए जाते हैं। और वहाँ पे शाम के औकात में दिन दिहाड़े डंपर का गुजर जाना, मेरे ख्याल से अब इस पे क्या ही कह सकते हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, सबसे पहले मिलेनियम वाले वाक़े की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अहाता कीजिए, हुआ क्या ये? गिरफ्तार भी हो गया वो, अब उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो जो लोग चले गए, एक मियाँ बीवी
और एक 18 साल नौजवान इसमें इस अफसोसनाक वाक़े में जो है वो जाँ बहक हुए हैं। किस तरह हुआ ये वाक़या, ज़रा बताइए। देखिए असल ये वाक़या इस तरह से हुआ कि ये तेज़ रफ्तार डंपर है जो कि मिलेनियम की तरफ आ रहा था। तेज़ रफ्तारी के बाइस बेकाबू हुआ है ये और इसने गाड़ियाँ रोंदना शुरू करी हैं। इसमें तकरीबन 6 कारें हैं और 4 से 5 के करीब मोटरसाइकिलें हैं, रक्षा है, चिंची रक्षा है, एक लोडिंग रक्षा है। ये सबको रोनता हुआ आया। मतलब ऐसा खौफनाक मंजर था कि गाड़ियाँ, कोई फिल्मी सीन एक होता है कि डंपर जा रहा है और गाड़ियाँ टकरा के उड़ रही हैं रोडों पे। लोग उड़ते हुए रोडों पे गिरते हुए लोगों ने देखा है। जो ऐन शाहिदीन है वो बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या हो रहा है कि लोग उड़ते हुए आ रहे हैं। तो ये जो वाक़या था इंतहाई खौफनाक हादसा था ये मिलेनियम के पास जो हुआ। इसमें डंपर के नीचे जो मोटरसाइकिल आप देख सकते हैं, फुटेज आई है, लोगों की लाशें वहाँ पड़ी हुई हैं और जख्मी होने वाले अफराद वहाँ पड़े हैं। ये सारा बहुत खौफनाक हादसा था। लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने डंपर ड्राइवर को भी पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। इसमें 3 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं। इसमें मियाँ बीवी हैं, एक 20 साल नौजवान है, कामरान इसकी शनाख्त हुई है। इस हादसे के बाद दूसरा हादसे की अगर हम बात करते हैं तो जो वाकई मलिर कोपराबार में हुआ, उसमें एक बस है जो कि ख़राब खड़ी थी। उसको स्टार्ट करने के लिए लोगों से धक्का लगवाया जा रहा था। अच्छा। जब उसको धक्का लगा के स्टार्ट किया गया तो जो बस ड्राइवर था, स्टार्ट होने के बाद वो बस ड्राइवर से वो बस कंट्रोल ही नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि नॉन प्रोफेशनल, यानी कि उसको बस चलानी नहीं आती, खाली स्टीयरिंग पे बैठा दिया था कि बस स्टार्ट कर ले वो। और लोग धक्का लगा रहे थे। जब वो स्टार्ट हो गई धक्के से, वो उसने ब्रेक लगाने के बजाय स्पीड एक्सीलेटर दबा दिया गाड़ी का। अच्छा मलिर की हम आपसे बात करते हैं, ज़रा दोबारा से मिलेनियम वाले वाक़े की बात करते हैं। ज़रा बता सकते हैं हम कि ये कितने बजे ये वाक़या हुआ और जो वक्त था इस वाक़े का, क्या कानून अलाउ करता है कि ये डंपर शहर में उस वक्त उनकी मूवमेंट हो? देखें, इस पे मुतअद्दिद बार ट्रैफिक पुलिस हुकाम ये दावा करते आए हैं कि डंपर का जो टाइम है वो रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक है। लेकिन हमने देखा कि शहर में सिर्फ ये दावे हैं और ट्रैफिक पुलिस चौकियों को बाकायदा इनके पैसे बंधे हुए हैं। ये पैसे लेते हैं और एक चालान इनको किया जाता है दिखावे के लिए। किसी भी जगह से जब ये डंपर निकलता है वहाँ एक चालान उनको फौरन वो कर देते हैं कि भाई ये चालान है। वो चालान के बहाने ये डंपर माफिया पूरे शहर में दनदनाती फिरती है। कोई इनको रोकता है तो वो ये चालान दिखा देते हैं कि हमारा चालान हुआ है। उस चालान को लेके पूरे शहर में घूमते हैं और बाकायदा इनके रेट फिक्स हैं, हर चौकी के रेट फिक्स हैं। वो ये डंपर हों या कोई हैवी गाड़ियां हों, ये इनके मैं आपको बहुत छोटी सी मिसाल दूं कि जो स्कूल वैन चलती हैं इन तक के पैसे बंधे हुए हैं। स्कूल वैन हो गए, जो मिनी बसेस हो गई, उन सबके होते हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, अगर ये सारी बातें आपको भी पता हैं और हम अपने न्यूज़ चैनल पे भी बता रहे हैं, तो जो आला हुकाम है उन्हें भी पता होंगी ये सारी बातें, तो क्या हम समझें ये कलेक्टिवली ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये ऊपर से कोई रोकथाम नहीं है बल्कि मिली भगत ही है, क्या ये समझें? इसका तो मतलब यही है ना कि जब आपको ये बातें पता हैं तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि ऊपर तक ये बातें ना पहुंची हों? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इसका एक नाम रखा हुआ है, इसका नाम है सिस्टम। जी हाँ। ओके। और ये सिस्टम हर एक काम में सिस्टम चलता है। वो ट्रैफिक का काम हो, वो रेती बजरी का काम हो, वो किसी चीज़ का भी काम हो, वो सिस्टम के नाम से ये सारी चीज़ें हमारे शहर में चल रही हैं। और डंपर भी रोडों पे आते हैं। अच्छा, अब इसमें खुरम मैं जानना चाहूँगा वो लोग जो अपनी जान से चले गए, थोड़ा सा बताइए वो बदनसीब कौन थे? देखिए, मियाँ बीवी उसमें जान बहक हुए हैं। कामरान नौजवान है 20 साल, ये इसमें दौरान इलाज इसने दम तोड़ा, ये इसमें एक्सपायर हो गया। अच्छा, रात में आपको बताऊँ, ये हादसा सिर्फ मलीर में और ये मलिर कोपरापार में नहीं हुआ, रात में मजीद और हादसा। जी हाँ, जी हाँ। गुलशन मेमार में एक हादसा हुआ, उसमें मोटरसाइकिल सवार था, उसको नामालूम गाड़ी ने मारा है। उसमें 20 साल नौजवान जाँ बहक और 3 बच्चे जिनकी उम्र 4, 5 और 6 साल है, वो जख्मी हुए हैं। फिर एक हादसा मलिर हाल्ड में हुआ है, जहाँ पर तेज रफ्तार डंपर ने ही एक और खानदान को कुचला है, जिसमें बाप बेटे जाँ बहक हुए। ये रात तकरीबन 2 बजे का वक्त हुआ है मलिर हॉल के पास। उसमें 13 साल बच्चा जाँ बहक हुआ और उसका वालिद 50 साल सलीम, ये जाँ बहक हुए हैं। टोटल अगर हम बात करें ट्रैफिक हादसा तो 85 अफराद अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं। और उसमें खुरम सबसे बड़ी जो बदकिस्मती की बात यह है कि आए दिन ये वाक़यात होते जा रहे हैं और कोई इसमें पूछने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया खुरम आपका, आप अपडेट्स कर रहे थे।
जिस जगह से एग्जैक्टली हम जा रहे थे, हमारे प्रोड्यूसर मुदस्सिर को याद होगा कि अब से गालिबन महीना पहले मैंने वहीं से एक वीडियो इनको दी थी और हमने वो फिर चलाई भी थी प्रोग्राम के इब्तिदा में कि एक डंपर है वो दनदनाता हुआ जा रहा है और सुबह सवेरे मतलब कि 9 बजे सुकून से जा रहा है। तो ये शहर में उस टाइम से पहले कर क्या रहे हैं और कोई रोकथाम क्यों नहीं है, कोई बोलने वाला क्यों नहीं है? क्या बोला? टाइमिंग, जब टाइमिंग्स टाइमिंग है फिक्स्ड है, देखिए जब रेट फिक्स हो जाए तो टाइमिंग वाइमिंग कोई नहीं देखता। चले जी आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, आपको लाहौर लेके चलते हैं। 38वां आलमी कुतुब मेला यहाँ पे सज चुका है। 250 से ज़ायद बुक स्टॉल्स हैं जो कि शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, बताइएगा ज़रा कि क्या कुतुब मेला सजा है, कौन सी किताबें हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ज़रा अहवाल बताइए वहाँ का। जी बिल्कुल, लाहौर के एक्सपो सेंटर में 38वें आलमी बुक मेला जो है वो सज चुका है और यहाँ पर 240 से ज़ायद बुक स्टॉल्स लगाए गए हैं। फैमिलीज़ का फेस्टिवल ये लग रहा है। मेरे साथ कुछ एक फैमिली भी मौजूद है, उनसे जानते हैं। बेटा, आपने बुक्स ली, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बुक फेस्टिवल का? मैं बहुत सारी बुक्स ली और मुझे सारी अपनी पसंद की बुक्स मिल गई, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, इधर का माहौल बहुत अच्छा है। आप बताएं, आपका क्या नाम है, कौन सी क्लास में है और आप भी बुक रीडिंग करती हैं? जी मैं बुक रीडिंग करती हूँ। मेरा नाम मिना है और मैं 3 क्लास में पढ़ती हूँ। 3 क्लास में पढ़ती हैं। सर बताइएगा एक छत तले हर किस्म की किताब मिल जाना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है? जी माशाल्लाह, इसमें यह है कि एक ही टाइम में जो है ना मुख्तलिफ लोगों ने कहा था कि हमारे लिए लें, हमने खुद अपने लिए भी लेनी थी, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि एक ही जगह पे हमें जो है ना थोड़े टाइम में ज़्यादा हमने जो है ना वो किताबें मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो है ना हमने वो ले ली। मैम आप बताइएगा कितना ज़रूरी है बुक रीडिंग आज के दौर में, इस डिजिटल दौर में लोग किताबों से दूर हो गए हैं ये कहा जाता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर, फैमिलीज़ हैं, एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ देखने को मिल रहा है। जी बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, बच्चे जितने ज़्यादा ये मीडिया इंटरनेट से हो गए हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह का इवेंट वगैरह। इसमें बच्चे बहुत खुश होते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और ये इनके लिए काफ़ी अच्छा वो है। जी बिल्कुल, बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी किताब बीनी बहुत ज़रूरी है और लाहौर में जो किताब मेला है ये 5 रोज़ तक जारी रहेगा, जिसमें आलमी पब्लिशर्स समेत 100 से ज़ायद कौमी पब्लिशर्स भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और कुतुब मेले के हवाले से आप अपडेट कर रहे थे। बाय द वे कराची में भी वीकेंड में इसी तरह के इवेंट होने जा रहा है, सो अच्छी चीज़ें जी, अच्छी चीज़ें भी शेयर करनी चाहिए। और अब और जब बात हो रही है अच्छी चीज़ों की तो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ भी हम शेयर करते हैं। वो क्या है भाई? बात यह है कि हम कितने मेहमान नवाज हैं ये दुनिया को पता है, लेकिन हम बार बार बताते हैं और सिर्फ हम नहीं बताते, जो यहाँ आता है वो इसका मुतरफ़ है। आपको हम जो अब वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो हमारे इस्लामी बरादर मुल्क, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के एक सयाह थे, वो यहाँ आए। बांग्लादेशी साइकिलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दे दी, मेरे पास जगह ही नहीं है वो अब मोहब्बत रखने को। आई एम सो ओवरवेल्म्ड। जबरदस्त। भी हमारे पाकिस्तानी है ना बहुत मेहमान नवाज है, सिर्फ यही नहीं कि बाहर से कोई आने वाला, अगर हम खुद भी आप जरा नॉर्दर्न एरियाज में जाएं या कहीं सवार टाइप किसी जगह पे जाएं, आप देखें किसी भी जगह पे खुले दिल से स्वागत करते हैं। लाहौर ही चले जाएं, किसी भी जगह पे, कराची छोड़ के आप लाहौर ही चले जाएं, लाहौर में तो बहुत ही ज्यादा वेलकम हो जाता है। आपका तो होगा भाई, ससुराल है आपका लाहौर, ये बताने की जरूरत नहीं थी। खैर जो भी है, तो जनाब आली पाकिस्तान जो है वो सबको ही वेलकम करता है। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर जब हाजिर होंगे आपको बताएंगे कि एक एडवाइजरी जारी हुई है और वो तमाम तर लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं खबरदार हो जाएं आप, क्योंकि हो सकता है कि आपकी डेटा जो है वो आपकी कलाइयों से ही लीक हो जाए। कैसे जानिए ब्रेक के बाद। A very good morning and a very warm welcome once again. क्या टाइम हो रहा है? गुड मॉर्निंग। मैंने कहा पता नहीं क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था जहन में? मेरे जहन में से कहीं हम कुछ चुरा ना लें कोई। नहीं, आप घड़ी वड़ी पहनती हैं? हाँ मेरे पास है स्मार्ट वॉच, लेकिन जब से मुझे एक बात पता चली है मैंने उसको रख दिया है अंदर। क्या बात पता चली आपको? वही कि स्मार्ट वॉचेस हैं या फिटनेस ट्रैकर्स हैं या इस तरह के जो डिवाइसेस हैं वो साइबर सिक्योरिटी रिस्क करा दिए गए हैं भाई। स्मार्ट वॉच साइबर सिक्योरिटी रिस्क? जी किसने कहा? ऐसा ही है, ये ऐसे ही हम नहीं कह रहे हैं, ये पाकिस्तान नेशनल टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह रही है। उन्होंने इसको रिसर्च करके इसको देखा है प्रॉपर्ली कि भाई अगर ये कहीं आप पहन के जाए, अदरवाइज भी आप देखें वो आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहा होता है।
वो तो ऑब्वियसली वो करेगा। और सिर्फ लोकेशन ही नहीं, वो आपकी बातचीत भी ट्रैक कर रहा होता है, वो एक एक चीज़ ट्रैक हो रही होती है। अगर आप उसको कभी देखें ना अंदर तक जाके, ऐसी बातचीत ही ना करें जो ट्रैक किया जाए। लेकिन अब हुआ ये है कि भाई पीटीए ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक हसास मकामात पर स्मार्ट डिवाइसेस के इस्तेमाल पर पाबंदी की सिफारिश की है। ये जो एडवाइजरी है ये कहती है कि जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो कि आप वेयर कर सकते हैं, जिनमें ये वॉच आती है, खुफिया मालूमात ये अफशा कर सकती हैं और साइबर हमलों का ये डिवाइसेस जो हैं वो बाइस बन सकती हैं। अब ये कहाँ कहाँ मना हुई हैं ये भी आपको बता देते हैं। अगर कोई हसास इजलास हो रहा है या कहीं ऑपरेशन हो रहा है तो उन डिवाइसेस के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी का जो है वो मुतालबा किया गया है। तो एक्चुअली वो फ़ोन के ही जैसा हो गया ना, वो ऑलमोस्ट आप उससे कॉल भी तो कर सकते हैं ना, सब कुछ, क्योंकि वो आपके फ़ोन के साथ, आपके लैपटॉप के साथ, इनफैक्ट वो आपके अदर डिवाइसेस के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। तो भाई ये खुफिया मालूमात की रसाई का बड़ा ही आसान ज़रिया है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राइद एहसन जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। भाई ये जो है ना एक ऐसी बात पता चली है कि हम तो बहुत ही हैरान हैं, क्योंकि हर इंसान आज के दौर में, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबके हाथों में आजकल स्मार्ट वॉचेज़ हैं, सबके पास गैजेट्स हैं। तो ऐसे कैसे हम उसको खुद से महफूज रखें इस तरह की किसी चीज़ कार्रवाई से? जी, तो जैसे आपने बताया कि आजकल हर बच्चा पहन रहा है ये स्मार्ट वॉचेस। अच्छा, उनके लिए जैसे पेरेंटल कंट्रोल्स होते हैं, आप आपके मोबाइल सिस्टम्स में या टैबलेट्स, लैपटॉप्स में पेरेंटल कंट्रोल्स, तो पेरेंट्स का उसके ऊपर कंट्रोल रहना लाजमी है कि वो उस स्मार्ट वॉच को किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। अगर जैसे 10 माइनस है उनकी एज, या मतलब जैसे 12 प्लस, तो उस तरह उनको पेरेंटल कंट्रोल्स देने चाहिए। लेकिन अगर जैसे आप खुद इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको एक वो नहीं होता, एक यूज़र अवेयरनेस अबाउट साइबर सिक्योरिटी या साइबर थ्रेट्स, कि जो स्मार्ट वॉच अकेले में कर सकती है, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि आपको पता रहे आपकी स्मार्ट वॉच क्या कर सकती है आपके डेटा के साथ, और किस तरह स्पाई हो सकती है आपकी कन्वर्जेशन, और किस तरह लोग ईव्सड्रॉप कर सकते हैं आपकी कन्वर्जेशन या कम्युनिकेशंस पर। वैसे बताइए तो सही, स्मार्ट वॉच क्या क्या कर सकती है, थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको बिल्कुल ही बेज़रर समझते हैं, जबकि वो आपकी दिल की धड़कनें तक ट्रैक कर रही होती है। सो थोड़ा सा इस बात को आप बताएंगे डिटेल में? जी बिल्कुल। तो स्मार्ट वॉच ये है कि मतलब आपका जो मोबाइल है वो एक आपके रिस्ट पर आ जाता है। आप डायरेक्टली मोबाइल कनेक्ट कर लें, उसमें ब्लूटूथ से, वाईफाई से, किसी भी चीज़ से आप कनेक्ट करके आप अपनी कन्वीनियंस पर लेकर जा सकते हो। टाइम के साथ साथ आपको कॉल्स भी जो भी आती हैं आपके पास, वो आप अटेंड कर सकते हैं अपने रिस्ट वॉच से, और कैमराज एक्सेस कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी वॉइस। और भी चीज़ें हैं जैसे हेल्थ ट्रैकर, आपको अगर आप काफ़ी देर तक बैठे हुए हैं तो वो आपको खुद ही नोटिफाई कर देती है कि आपने अब उठ के थोड़ी एक्सरसाइज करनी है या वार्म अप करना है, क्योंकि आप काफ़ी देर तक वर्क कर रहे हैं बैठकर। तो इस तरह आपकी वो हेल्थ कॉन्शियस कह सकते हैं कि मतलब आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखती है। लेकिन अच्छा, एक अब राइट, जो एडवाइजरी है ना, जो एडवाइजरी है वो बहुत ज़्यादा उस पर बात करने की ज़रूरत है। और ये है कि अगर कहीं कोई हसास इजलास हो रहा है या कोई कहीं ऑपरेशन कोई कैरी आउट किया जा रहा है, वहाँ पे इसके पहनने पे पाबंदी आयद की गई है। लेट्स बिल्ड अप अ सिनेरियो कि फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ हो रही है, कोई इजलास है और वो खुफिया रखा गया है, तो वहाँ से अगर किसी ने स्मार्ट वॉच पहनी हुई है तो वो कैसे वहाँ से चीज़ें लीक हो सकती हैं? कि क्या उस स्मार्ट वॉच को कहीं दूर रिमोट एरिया से लिंक किया जा सकता है और वहाँ से उसकी ऑडियो कैप्चर की जा सकती है? बिकॉज ऑब्वियसली उस स्मार्ट वॉच पे उस वक्त मीटिंग मिनट्स तो नहीं लिखे जा रहे होंगे। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब इस तरह हो सकता है, ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था 2018 में, जिसमें जब जॉगिंग कर रहे थे जो पर्सन ये वॉच पहने हुए थे, वो जब जॉगिंग कर रहे थे अपने जोन में आए थे, वो मिलिट्री जोन था एक, तो उनको जितनी भी लोकेशन जो ट्रैक हुई थी जॉगिंग रूट से, वो हैकर्स ने एक्सेस करी थी, और उसके ज़रिए उनको सारे मिलिट्री जो वो होते ना एक जोन के, यहाँ पर जोन 1, जोन 2, जोन 3, वो सबका एक्सेस मिल गया था। क्यों? बिकॉज ऑफ लोकेशन ट्रैकिंग। वो आपको लोकेशन बस बताती है कि हाँ, हम लोग ऐसे यूज़र, अगर हम साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखें, हम लोग को ये अच्छा लगेगा कि हाँ, हम लोग इतने किलोमीटर्स ट्रैवल कर चुके हैं या इतना सब कुछ हम लोगों ने कर लिया है। लेकिन ऐसा हम लोग हैकर के माइंडसेट से देखें तो इसमें ये बहुत एक थ्रेट है हमारे लिए कि हाँ, हमारी लोकेशन ट्रैक हो रही है, एंड इफ़ दिस
watch has a backdoor in it, then hacker can access it anytime he wants. तो हैकर बैकडोर इंस्टॉल करके कभी भी आपकी लोकेशन एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी आपका डेटा एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पर्सनल डेटा या पर्सनल लोकेशन है वो थ्रेट में हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो फिर जैसे हम कंप्यूटर्स में अपने डिफरेंट कुछ एप्लीकेशंस वगैरह या फायरवॉल टाइप कोई चीज़ हम करते हैं ना ताकि हैकर से हम महफूज रह सकें, तो क्या स्मार्ट वॉच के लिए या इस तरह के गैजेट्स के लिए कोई ऐसी कोई सॉफ्टवेयर कोई एप्लीकेशन कुछ अभी तक नहीं बनाया गया है कि जिससे हम महफूज रह सकें, या कोई ऐसा तरीका कि हम कोई ऐसी सेटिंग्स हों कि जिनको हम ऑफ़ कर दें तो फिर हमारी लोकेशन ट्रैक ना हो सके या कोई उस गैजेट तक ना पहुँच सके? तो मतलब स्मार्ट वॉचेस के लिए इतने एंटीवायरसेस नहीं है, आप बस अपना जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और पर्सनल यूजर्स के लिए अलग से कंट्रोल्स लगते हैं इन पर। जैसे अगर आप पर्सनली यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको डिसेबल ब्लूटूथ करने हैं बिल्कुल, और जीपीएस भी डिसेबल करने हैं जब तक आपने अगर नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं वो वाईफाई या ब्लूटूथ ऑन रखते हैं मोबाइल में, रखा हुआ उनका मोबाइल और यूज़ नहीं कर रहे, तो वो एक थ्रेट है उनके लिए। तो जब भी आप नहीं यूज़ कर रहे उसका ब्लूटूथ और जीपीएस वाईफाई सब ऑफ कर दें, और सेकेंडली इनको सिक्योर नेटवर्क से यूज़ करें, क्योंकि अब सपोज़ आप पब्लिक एरिया में जैसे एयरपोर्ट में फ्री वाईफाई होता है, लोग अपनी स्मार्ट वॉच कनेक्ट कर लेते हैं और फ्री वाईफाई मतलब हैकर्स को सब कुछ दिख रहा होता है इन प्लेन टेक्स्ट, दे कैन सी एवरीथिंग, दे कैन मॉनिटर द ट्रैफिक। तो जो भी आपके स्मार्ट वॉच से एक्सेस हो रहा है, इनबाउंड ट्रैफिक आउटबाउंड ट्रैफिक, तो वो सब कुछ हैकर्स देख सकते हैं। तो ऑलवेज कनेक्ट विद सिक्योर नेटवर्क्स, और लास्टली इसको आप अपडेट कर सकते हैं, उसके फर्मवेयर को अपडेट रख सकते हैं ताकि वो जो भी न्यू वल्नरेबिलिटीज आती हैं वो फिक्स होती रहें। अच्छा ठीक है। और वैसे राइट सेगमेंट का हमारे वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन एक छोटी सी चीज़, अभी हम साइबर सिक्योरिटी और पता नहीं क्या क्या हम बातें कर रहे हैं, तो एज वी वर टॉकिंग मेरे पास मैसेज आया है कि BISP प्रोग्राम की तरफ से आपके 75,600 रुपये आए हैं, और ये नंबर जो है अब रजिस्टर्ड है। तो आप मुझे हम कहाँ साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और अभी हम इन्हीं चीज़ों से निकल पाए हम कहाँ? हाँ, अच्छा मैं समझी वो होगा मैसेज आप सुनाएंगे हैं फैसल, आप सुनाएंगे मैं सबा हूँ मुझे 150 रुपये। नहीं सभा वाली गेम तो हमने पकड़ ली है। और तो खैर थैंक यू सो मच राहिद, आपका बहुत शुक्रिया। और आपके साथ बात करते हुए तो दावत तो मैं आपकी रखूंगा 75,600 रुपये, छोटी रकम नहीं है, पता है आपने ऑन स्क्रीन, छोटी रकम नहीं है ये। मैं रजिस्टर कर लूँ तब तक आप जरा अगला बताएं, मैं जरा रजिस्टर कर लूँ इस पे। बिल्कुल भाई, एक ये नवी बैनुल-अक़वामी अमन मश्क 7 से 11 फरवरी तक होगी मुनक़्क़िद, और अमन मश्क में इस बार 60 ममालिक जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। ममालिक के लिहाज से अब तक ये सबसे बड़ी तादाद है। रियल एडमिरल अब्दुल मुनीब के मुताबिक मश्क के साथ पहले इंटरनेशनल अमन डायलॉग में दुनिया भर से कम बेश 120 वफूद जो हैं वो शिरकत करेंगे। अमन मश्क 2025 में 60 ममालिक बहरी, हवाई जहाज़ों, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स और मंदूबीन के साथ शिरकत करेंगे। अमन मश्क 2007 से हर 2 साल बाद मुनक़्क़िद की जाती हैं, और अमन जो मश्कों का मकसद है वो इलाकाई अमन और ताउन को फ़रोग़ देना। चलिए अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद अहम गुफ्तगू आपके साथ करने के लिए आपने कहीं नहीं जाना है। वेलकम बैक जनाब, उम्मीद करते हैं आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अब हम बात करेंगे हीरो पाकिस्तानी की। हीरो पाकिस्तान में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे टैलेंट से जो कि हैं तो लड़की मगर काम वो इतने सारे कर रही हैं कि मर्द भी नहीं कर पाते हैं यूजुअली। फार्मूला 1 कार रेसिंग जो है उसका मुकाबला हो, या रॉक क्लाइंबिंग हो, पेंटिंग का मैदान हो, जो मर्द नहीं कर सकते। मैं वो लग गई थोड़ी देर के लिए मैं पैट्रियार्कल मोड में चला गया था, लेकिन खैर अच्छा मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि लड़की ये नहीं कर सकती या मर्द वो नहीं कर सकता, ये अजीब सी बात है। बट ये जो आप मनासिर देख रहे हैं दैट्स मिनी कूपर रेस ट्रैक, इन्होंने इसमें हासिल किया दूसरी पोजीशन। लाहौर से इनका ताल्लुक है, अर्शिया अख्तर इनका नाम है, और अब इन्होंने ये एडवेंचर करने के बाद फार्मूला 3 और फार्मूला 4 पे भी अपनी नज़रें जमा ली हैं। ये रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह भी करती हैं, तो बहुत ही एडवेंचरस किस्म की खातून आज हमारे साथ मौजूद हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि एक बहुत अच्छा काम ये कर रही हैं अर्शिया, कैंसर की जो लास्ट स्टेज होती है उसके मरीज़ों पर रिसर्च भी कर रही हैं। सो डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आइए आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अर्शिया अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अर्शिया, यू नो स्पीड थ्रिल्स, ठीक है, और ये जो थ्रिलिंग एडवेंचर होता है सबको अच्छा लगता है। हाउ डिड यू एंड अप हियर? कब से आपने जो है ये गाड़ी चलाने का शौक़ पाला और कैसा चल रहा है अब?
गाड़ी चलाने का शौक तो मुझे बचपन से था। वो अलग बात है कि गाड़ी चलाना अलाउड नहीं था सऊदी अरेबिया में। पर मैंने पहली बार जब कार चलाना सीखा दैट वाज इन 2021 यहाँ पर यूएस में। और फिर मैंने मैनुअल कार चलानी सीखी और आई वेंट इनटू क्लोज व्हील रेसिंग जिसके अंदर मिनी कूपर थी और उसके बाद से मैं ओपन व्हील कर रही हूँ। And what is, can you define, क्योंकि हमें ग्रां प्री फार्मूला 3 4 तो पता है, आप देखने वालों को बता सकते हैं what is Mini Cooper? So Mini Cooper is actually Volkswagen की कार, like the car Mini Coopers उनकी सीरीज है। और उसकी रेस होती है और उसकी ये रेस होती है। So basically आप जो है एक एडवेंचरस सोल हैं अगर हम ये कहें तो, ठीक है। अब ये बताएं कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, ख़ास तौर पे लड़कियां ज़रा हमें चांसेस कम मिलते हैं, तो फैमिली सपोर्ट करती है या भाई सपोर्ट करता है या बाप सपोर्ट कर रहा होता है, तभी लड़कियां इस तरह से आगे जा पाती हैं। तो आपको सपोर्ट करने वाला कौन है कि जो आप इस तरह से खुल के आगे आएँ? मेरे बाबा इज़ लाइक माय पार्टनर इन क्राइम। वो बचपन से मेरी सारी चीज़ें सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यूएस एक्चुअली जब आई थी तो मेरे पास इक्वेस्ट्रियन की स्कॉलरशिप थी, तो मैं यहाँ पे आई यूज्ड टू कम्पीट लाइक हंटर जंपर में ऑन हॉर्स राइडिंग, राइट। तो वो मुझे अनलिमिटेड सपोर्ट तब भी दे रहे थे और अब मैं ये कर रही हूँ तो ये भी कर रहे हैं। ओके सो अर्शिया, ऑब्वियसली अब जब एक टैलेंटेड पर्सनैलिटी लाइक यू होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप में करने की सलाहियत होती है और आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट एट वन पॉइंट इन अ टाइम यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग कि जिसमें आप एक्सेल करें। सो व्हाट इज़ दैट वन थिंग? इज़ इट रेसिंग, इज़ इट क्लाइंबिंग, व्हाट इज़ इट? आई थिंक इस वक्त रेसिंग, क्योंकि मैंने अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स सेट किए हुए हैं, तो दैट इज़ जस्ट माई फोकस। बाकी चीज़ों का आई यूज़ दैट एज मेरा सपोर्ट, राइट। मैं स्काई डाइविंग करने जाती हूँ व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड आउट। मैं क्लाइंबिंग जाती हूँ टू कीप फिजिकल मेंटेनेंस, राइट, क्योंकि आपको जब आप इस लेवल की कार चला रहे होते हैं तो इतना उसके ऊपर प्रेशर होता है जब आप टर्न्स ले रहे होते हैं, दैट यू नीड लाइक फिजिकल अपर बॉडी स्ट्रेंथ और लेग्स की स्ट्रेंथ, सो काइंड ऑफ लाइक बिल्डिंग उसके लिए। ये इतना सब कुछ करने के बाद भी इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड आउट तो आखिर में रह जाती है स्काई डाइविंग और आप वो भी कर लेती हैं। सो यू आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोल। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेसिंग अरीना एंड ऑल। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है व्हेन वी ऑब्वियसली टॉक अबाउट फार्मूला 3 एंड फार्मूला 4 एंड देन ग्रां प्री, तो फिर वो तो एक अलग ही चीज़ हो गई ना। ऑल्दो कि जीप रैलीज यहाँ पे उसका सर्किट बड़ा मजबूत है, बट इसका कैसे इसको आप आगे लेके चलने का प्लान करती हैं? विल यू बी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान और क्यों कोई और कंट्री पर? मैंने इजाज़त ली है पाकिस्तान मोटर स्पोर्ट एसोसिएशन से, तो वो सिर्फ एक सैंक्शन बॉडी है बाय FIA। FIA बेसिकली इंटरनेशनल लाइसेंस है, दैट इज़ व्हाट यू नीड बेसिक लेवल पर, एंड देन उसके अंदर डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, राइट। सुपर लाइसेंस वो होता है जिसके अंदर आप कर रहे होते हैं। वो दुनिया में इस वक्त लाइक एट अ टाइम 22 पीपल और सो होल्ड करते हैं, राइट, हु आर रेसिंग एट 50। मैं उनके ग्रेड C और ग्रेड B के लाइसेंस के लिए कर रही हूँ। दैट वुड मेक मी द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल जिसकी इजाज़त मैंने मिली है। और by the end of this year I'll have it like 7 more races और फिर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर अर्शिया, कि आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। देन कम्स दिस सेफ्टी प्रिकॉशंस एज वेल। जब आप मिनी कूपर पे कर रहे होते हो तो आप क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हो? और जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये प्रिकॉशंस भी बढ़ते जाते हैं? जी, तो लाइसेंसिंग के लिए आपको डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आपको सर्टेन पॉइंट्स अचीव करने होते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स आपको रेस करना होता है, प्लस कार की पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेट टू हॉर्स पावर रेशो वो गाइडलाइंस में डिफाइंड है। तो टू अपग्रेड योर लाइसेंस आपको हायर लेवल की कार चलानी है और सर्टेन पोजीशंस लेनी है at a national level and an international level. So that is like the requirement, the generalized requirement with थोड़ी छोटी और चीज़ें भी हैं. In terms of precaution, for Mini Cooper, basically आप एक closed car में है, right? आपके पास roll cage है, car even if it tips over आप safe होते हो, it's fine. जब आप turns में जा रहे होते हो तब there's the most chance कि car will turn over, मगर you feel safer. I think I enjoy open wheel just single seater like formula cars they give me that thrill, right? अब आपके पास पूरी कार नहीं है, it's just you in the ground
और आपके इर्द गिर्द बस थोड़ा सा वो है लाइक चैसी बेसिकली। हाउ इज़ द फीलिंग जब वो थ्रिल आता है, जब वो एड्रेनलिन आता है, जब आप स्पीड कर रहे होते हो? कैन यू टॉक अस थ्रू दैट फीलिंग? और ऑब्वियसली जब वो बहुत ज़्यादा रश ऑफ ब्लड होता है तो वेन एवर देर आर टर्न्स एंड वेन एवर देर इज़ अ शार्प टर्न, आप अपने उस तमाम तर फीलिंग को काबू करते हुए और कैसे फिर उसको प्रॉपरली कर पाते हो? कैन यू टॉक मी थ्रू दैट? तो आज से कि डिफरेंट चीज़ें, पहली एक चीज़ जो है कि हर चीज़ इतनी जल्दी हो रही होती है कि आप पिछली चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते, राइट? अगर आपने एक टर्न लेट्स से के ख़राब किया है तो आप उसके बारे में सोच नहीं सकते हो अगले, क्योंकि अब आप इतनी जल्दी अगले टर्न पे पहुंच रहे हो एंड यू हैव टू उसको फिक्स करना है। तो आई थिंक कि दैट इज़ वेयर यहाँ से सारा थ्रिल आता है कि आपका माइंड कम्प्लीटली काम डाउन हो जाता है कि अब यू जस्ट फोकस सिर्फ एक चीज़ पर, राइट? वो आप जस्ट आप, कार और ट्रैक, दैट्स इट, बाकी पूरी दुनिया खामोश हो जाती है। और वैसे डिफरेंट स्पोर्ट्स के डिफरेंट प्रैक्टिस मेथड्स होते हैं। यू प्ले क्रिकेट, यू डू द नेट्स, यू डू फुटबॉल, यू डू द नेट्स, यू डू एनी स्पोर्ट, यू हैव टू डू द थिंग्स फॉर दैट। सो इसके लिए प्रैक्टिस सेशंस क्या होते हैं? इज इट जस्ट running the car on the track or is it something else as well? The basic fitness thing. Okay, couple चीज़ें हैं। आपको अपना रिएक्शन टाइम डेवलप करना होता है। फिर तो बेसिकली उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर सिम रेसिंग होती है, स्टिमुलेशन रेसिंग, जिसके अंदर आपके पास एक्चुअल पेडल होता है और इन्होंने जैसे कि आई रेसिंग का प्लेटफॉर्म है, वो एग्जैक्टली मिमिक करता है कि कार कैसे डिफरेंट हैंडल होती है। तो आप ट्रैक्स लर्न करते हो मगर वो फुली ट्रांसलेट नहीं होता, राइट? ट्रू प्रैक्टिस कार चलाने की कार चला के होती है ट्रैक पर। तो यस, पार्ट ऑफ इट इज़ कि आप जाते हो डिफरेंट ट्रैक्स पर, आप कार हैंडलिंग प्रैक्टिस करते हैं एंड यू डू लाइक डिफरेंट लैप्स। मगर एट द एंड ऑफ द डे एवरी सीट टाइम इज़ गुड, राइट? बेशक आप कार्टिंग कर रहे हो या फिर आप फॉर्मूला चला रहे हो या फिर आप कोई और कार चला रहे हो, राइट, कार हैंडल करना इज़ द प्रैक्टिस। ओके, और आखिर में शॉर्टली मुझे सिर्फ ये बताती जाएं, हम आपको कब फार्मूला 3 में देख सकते हैं? Well, hopefully this year, by the end of this year. Inshallah. Starting next year. And then please be kind enough to give us the time for the interview as well. जब आप Formula 3 में चली जाएं तो thank you. मगर मेरा goal is actually world endurance racing. All मैं right. उस तरफ जाना चाहती हूँ. All right. चले. All the best for your endeavors. आप जो भी करना चाहती हैं बहुत अच्छे से कर रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको वेदर अपडेट्स के लिए चलते हैं सोनिया की जानिब। अब वक्त हुआ जाता है वेदर अपडेट्स का। आज मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी एक्सपेक्टेड है। इस्लामाबाद और गिरदनवा में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द रहेगा। मरी, गलियात और गिरदनवा में शदीद किस्म की सर्दी है भी और बड़ी बरकरार रहने की तवक्को है, जबकि चित्राल, दी, सवात और कोहिस्तान में बारिश भी एक्सपेक्टेड है और साथ में बर्फबारी भी होने वाली है। यानी कि ओवरऑल वेदर जो है बड़ा ही खुशगवार रहेगा। अहम शहरों की दर्जे हरारत की बात कर लेते हैं। आज हमारे शहर कराची में जो टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है, मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 13 एक्सपेक्टेड है और मैक्सिमम पर जाएं तो 29 डिग्रीज होगा। स्काई जो है वो क्लियर रहेगा, मौसम ओवरऑल अच्छा रहेगा। बात करते हैं क्वेटा की, तो क्वेटा में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 2 और मैक्सिमम जाएगा 15 तक और स्काई जो है वो क्लियर रहेगा। जबकि मुल्तान में जो आज मिनिमम दर्जे हरारत एक्सपेक्टेड है वो है 8 और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्रीज तक। उसके बाद बात करते हैं लाहौर की, तो लाहौर में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा 8 और मैक्सिमम जाएगा 23 डिग्रीज तक। और साथ में बात करते हैं शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में तेज़ हवाएं एक्सपेक्टेड हैं और तेज़ हवाओं के साथ जो मिनिमम दर्जे हरारत एक्सपेक्टेड है वो है 5 और मैक्सिमम जाएगा 20 तक। पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान। लेकर चलते हैं आपको पेशावर, तो पेशावर में आज मिनिमम टेम्परेचर 5 एक्सपेक्टेड है और मैक्सिमम जाएगा 20 डिग्रीज तक। यहाँ पर भी पार्टली क्लाउडी रहेगा। फैसलाबाद लेकर चलते हैं आपको, तो फैसलाबाद में भी आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 8 और मैक्सिमम जाएगा 23 डिग्रीज तक। और बाकी के शहरों की भी बात कर लेते हैं जनाब, तो फैसलाबाद आपको बता दिया मिनिमम 3 और मैक्सिमम जाएगा 23। DI खान जाएगा मिनिमम 9, मैक्सिमम जाएगा 21। गवादर की बात करें तो गवादर पार्टली क्लाउडी रहेगा, मिनिमम 15, मैक्सिमम जाएगा 23। मरी की बात करें तो मरी होगा आज मिनिमम 4 और उसके बाद 13 जो है वो मैक्सिमम। मुजफ्फराबाद में मिनिमम होगा 5 और मैक्सिमम जाएगा 21, जबकि स्कर्दू में जाएगा
जो मिनिमम है वो -1। और इसी के साथ वक्त हुआ जाता है अब ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं छोटी सी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोल हमें खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। अमरीकी सदर ट्रंप बड़बोले सदर और उनके बड़बोले बयानात, उन्होंने आते ही कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बाय द वे बहुत सारी चीज़ों पर उनको बैक ट्रैक भी होना पड़ा है, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। क्या कहिए कि उन्होंने गज़ा पे जो कब्ज़े और मिस्र और उर्दन में फ़लस्तीनियों को जो है वहाँ बसाने का जो बयान दिया था, बहुत से लोग गुस्सा हो गए थे। लेकिन अब जो बयान आया है ये वो बयान है कि जो दुनिया देखेगी, और ये एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची का बयान है और उसने जवाब दिया है अमेरिकी सदर को। इस बच्ची का हौसला और अज़्म जो है ना वो इसके पस मंज़र में है। जहाँ पे वो मलबे के आगे खड़ी हुई, यकीनन ये इसका घर होगा, इसका नहीं तो किसी का घर होगा, किसी उस फ़लस्तीनी का घर होगा जिसने अपने बीवी बच्चे खो दिए होंगे या फिर जिसने अपना शोहर या अपने माँ बाप खो दिए होंगे, लेकिन वापस आए हैं और पूरी ताकत और तवानाई के साथ ये डोनाल्ड ट्रंप को ये बच्ची जवाब दे रही है। आप पूरी दुनिया पे तो काबू पा सकते हैं, गज़ा पे नहीं, क्योंकि गज़ा ही पूरी दुनिया है। इससे बेहतर पैगाम मेरा नहीं ख्याल कि हो सकता। आप ये देखें कि इस सूरत हाल में बच्चा कितना मैच्योर हो गया है कि अब वो निडर हो चुके हैं, बेखौफ हो चुके हैं। और अब वो ट्रंप को जो है वो उसने वीडियो मैसेज कर डाला कि भाई तुम जो समझते हो ऐसा नहीं है, तुम हम भी कम नहीं है, इतने से, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बात कितनी है कि आप पूरी दुनिया पे काबिज हो जाएं, लेकिन फ़लस्तीन पे नहीं, क्योंकि फ़लस्तीन ही हमारी दुनिया है। कमाल बात है। ये ना बच्चों की अगर बात कर रहे हैं सोनिया, तो हमारा अगला सेगमेंट भी हमने डिज़ाइन किया है बच्चों के हवाले से ही और बच्चों की हिफाजत के हवाले से ही। आप सबको पता है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल है, जिसके हाथ में नहीं है वो छीन लेता है, खाना खाने से लेके और पढ़ाई के पढ़ाई का हाथ में मोबाइल नहीं, हाँ, पढ़ाई के झांसा देने तक, बेटा अब ये पढ़ लोगे ना तो फिर हम आपको मोबाइल देंगे। घंटों वो यूट्यूब पे अपनी पसंद की वीडियोस में मशगूल नज़र आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बच्चे देख क्या रहे हैं, कौन सा वो मवाद है। हम बात करें कंटेंट भाई आज से नहीं, कंटेंट तो हमेशा से ही है। वो कंटेंट पहले रिसालों और किताबों की सूरत में था, फिर वो टेलीविज़न पे आया, फिर अब वो डिजिटल पे है। तो मवाद तो वही है, लेकिन क्या हम उस पर ये तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं। और इसको आज हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कराची में गुमशुदा हो जाते हैं बच्चे, और उनकी जो हम क्या अपने इस मवाद से उनकी ये जहनी नशोनुमा कर सकते हैं कि किस तरीके से वो बच्चे अपने आप को महफूज बनाए। तो ये तमाम तर हम बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत मौजूद हैं, मोहम्मद अख्तर आस, लेकिन इनको हम जानते हैं इब्ने आस मोहम्मद, जो कि कहानी निगार हैं, बच्चों के फेवरेट हैं। उनको वेलकम करते हैं। खुशामदीद जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। वालेकुम अस्सलाम, और बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि नहीं। सबसे पहले तो फैसल मैं किताबें लिखना चाहूँगी उठा के, आप वो देख रहे हैं कितना कैची है ये। आपको किसी ने मना किया? ये मेरी मिसेस की लिखी हुई किताबें बच्चों के लिए। क्या बात है। ये मुझे वैसे भी बहुत किताबें ऐसे अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन बच्चों का जो कंटेंट होता है ना ख़ास तौर पे, और वो इस तरह से जब बना होता है कि बच्चे खुद ही कैच करते हैं उसको कि दिस लीड्स मी टू इट कि जो हम बात करते हैं ना यूट्यूब पे थंबनेल ऐसा बनाओ कि लोग ये दिस इज द थंबनेल राइट। अच्छा, अब ये मेरा एक नॉवेल है जो भी आया था रिसेंटली, ये आपके सरमत का अगवा। बहुत शुक्रिया, इधर दे दें। थैंक यू सो मच। ये किताब मेरी बेगम ने लिखी है, शाहाना खटक पठान है वो, लेकिन उर्दू में कहानी किताबें लिखी है उन्होंने। और एक मेरा नॉवेल अभी रिसेंटली। ज़बान कहाँ हदबंदी करती है, ज़बान तो ज़बान है, ज़बान तो खूबसूरती है। अब आ जाते हैं बच्चों के लिए जो हम काम कर रहे हैं। मैंने आपसे एक ऑफ कैमरा बात भी की, पूरी दुनिया में इस पे काम हो रहा है और ज़बरदस्त किस्म का काम हो रहा है। कुछ बहुत अच्छा काम हो रहा है और कुछ ऐसे ही वेग काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ काम हो रहा है। असल में पाकिस्तान में काम बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चे हमारी कौमी तौर पर हमारी तरजीह है ही नहीं जी। हम बच्चों के बारे में सोचना भी नहीं चाहते और ना उनको एजुकेट करना चाहते हैं, हम उनको इंटरटेन करना चाहते हैं बस। हमेशा से हमने ये किया कि तफरी मकामात पे ले जाते हैं, या तो खाना खिलाने ले गए, या बागीचे में ले गए, या झूले लगा दिए। बच्चों के इंटरटेनमेंट का मतलब आप ये समझते हैं कि जी आप एक थीम पार्क बनाते हैं बस। उनके लिए कुछ सोचने समझने वाली चीज़ें आप ना लिखते हैं, ना लिखवाते हैं, ना मैं पिछले कोई 25 साल से ड्रामे लिख रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पर, और कई चैनल्स पे खुद जॉब भी कर चुका हूँ, कंटेंट हेड के तौर पर भी रहा, मैं इंडस्ट्री में 4-5 साल रहा। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि पूरी ज़िंदगी की कोशिश के बावजूद किसी चैनल पे
कोई 1 घंटे की या 2 घंटे की बच्चों के लिए कोई स्लॉट मुख्तस नहीं करा सका। इसीलिए तो हम आज ये फॉल आउट देख रहे हैं ना, तो हमने दे दिया ना लोगों को। और सिर्फ ना बच्चे, ना सेहत, ना उसके हवाले से कोई भी चीज़ नहीं है। फैसल अगर आप देखें तो ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में ही है, जबकि अगर आप पड़ोसी ममालिक में देखें तो वो कार्टून्स और कंटेंट के थ्रू दुनिया में अपना रिलीजन तक उसके अंदर दिखा रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को अपना मजहब जो है वो उस कंटेंट, उस कार्टून के ऊपर दिया हुआ होता है। देखिए पूरी दुनिया में बच्चे पहली तरजीह होते हैं पूरी किसी भी कौम के। हमारे बच्चे जो हैं दुनिया भर का कंटेंट देखते हैं। बात मज़हब की नहीं है, मज़हब के अलावा भी बेशुमार मौज़ूआत हैं। मज़हब भी है, ज़ाहिर बुनियाद में शामिल होता है। आप जिस माशरे में रहते हैं वो आप उनको सिखाते हैं, लेकिन इंसानी शऊर आप बच्चे को देते हैं। उसकी तख़य्युल को परवाज़ देने के लिए आप बच्चे का कंटेंट बनाते हैं, किताबें लिखते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ ये बहुत बुरा हाल है। किसी यानी कि आपके देखें एक ज़माने में PTV एक चैनल था और पूरी कौम उस चैनल को देखती थी। और मुझे याद है कि प्राइम टाइम में बच्चों के ड्रामे, मैं आपको नाम बता सकता हूँ, बहादुर अली चला था, मेरा नाम मंगू प्राइम टाइम में चला था, कोशिश प्राइम टाइम में चला था। और ये उस ज़माने के मकबूल तरीन ड्रामे थे। और प्राइम टाइम से ना भी हो तो ऐनक वाला दिन हम कैसे, वो 7 बजे 6 बजे 7 बजे आता था। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इतना अहम था बच्चों का कॉन्टेंट PTV, क्योंकि वो कौमी सतह पर सोचा जाता था उस इदारे में। तो वो प्राइम टाइम में बच्चों का ड्रामा चला था। मेरा नाम मंगू है, मकसद सड़कें वीरान हो जाती थी तो वो मेरा नाम मंगू पर भी होती थी, बहादुर अली पर भी होती थी, कोशिश पर भी होती थी, टिक टिक कंपनी पे होती थी। लेकिन आज पाकिस्तान में 70 चैनल हैं और किसी चैनल पर बच्चों के लिए कोई स्लॉट मखसूस नहीं है, कोई टाइम मखसूस नहीं है, कोई ड्रामा नहीं बनता, कोई इंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं बनती, कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जिस पर आपके बच्चे देख सकें। अनफॉर्चुनेटली जिनको शऊर दिया जा सके। बच्चे फिर जाएंगे यूट्यूब और इस पे, यूट्यूब पे नहीं क्या देख रहे हैं उसको तो वो तो आपकी ज़िंदगी से निकल नहीं सकता। जी अब तमाम चैनल्स के सोशल मीडिया वेबसाइट्स भी हैं और आपका ज़्यादा व्यूवर सोशल मीडिया पर ही है जी, चैनल पे कम हो गया है। तो आप तो आराम से बना सकते हैं। अब तो कोई मसला भी नहीं कि आपको टाइम स्लॉट खरीदना पड़ेगा। आप एक टीम जमा करें, एक कंटेंट डिपार्टमेंट बनाए बच्चों के अदब का। हर चैनल ये कर सकता है। 4 लोग ही तो रखने ना, थोड़ा सा बजट बनाए। आपको पे तो यूट्यूब करेगा ना, गूगल करेगा पे, बिल्कुल आपकी अर्निंग भी हो रही है, अर्निंग तो होगी आपका। अब इसमें आसमा मोहम्मद साहब, नाउ हम कमिंग टू द टॉपिक। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सोनिया ने भी कहा कि तरबियत जो है ना वो यहाँ से होती है, क्योंकि बच्चा स्कूल के बाद घर आ रहा है तो वो ना, तो तरबियत जो है वो जो देख रहा है उसकी जो कॉग्निटिव सलाहियत है वो जब अभी डेवलप वाली एज है। हम ना सिर्फ ये कि उस बच्चे के एंटरटेनमेंट के लिए ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसको सीखने सिखाने के लिए भी। हम अगर ऐसे बैठ के बताएंगे ना कि बेटा ये गुड टच बैड टच है, वो शायद वो इतना एब्जॉर्ब ना करे। कार्टून्स के थ्रू, कंटेंट के थ्रू अगर उसको हम करेंगे तो आपको लगता है कि हम उसको मज़ीद मैच्योर कर सकते हैं। इस पे मेरा इस पे बड़ा शदीद इख्तलाफ है। मैं इस पे कॉन्फ्रेंस से भी करवा चुका हूँ, बल्कि आर्ट्स काउंसिल में जो कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे भी इस मौजूद पर मैं लेक्चर दिया था। बात यह कि हम ये क्यों समझते हैं कि बच्चे को जब आप डिजिटलाइज चीज़ें देंगे या उसको किताब देते हैं या तो उसको तरबियत के लिए क्यों है, वो उसकी ज़िंदगी संवारने के लिए क्यों नहीं है, उसको शऊर देने के लिए क्यों नहीं है, उसका तख़य्युल बेदार करने के लिए क्यों नहीं है। तरबियत का काम तो घर पे था, माँ का काम था ना, माँ करे तरबियत। एजुकेशन स्कूल का काम है, स्कूल करे। अब उसके अपने जहनी बालिदगी के लिए भी तो कुछ चाहिए। वो उसका लिटरेचर होगा, वो उसका इंटरटेनमेंट होगा, वो उसके चैनल पे। ये सही है, आप अखलाकियत तो सिखाएंगे ना बच्चे को अपनी चीज़ों में, तो आप ये कंटेंट तो बना सकते हैं, किसी ने मना थोड़ी किया है। अभी मैं यूट्यूब पर देखता हूँ कि जितने भी बच्चों के जितने भी चैनल हैं वो मिलियंस में उसके व्यूवर्स हैं, लेकिन हमारे कंटेंट डेवलपर्स को इसकी परवाह नहीं है। कंटेंट डेवलपर से मुराद वो नहीं है जो बाहर अपने तौर पर लोग कर रहे हैं। इदारे, हमारे इदारे इस पर नहीं सोचते हैं। बड़े बड़े इदारे, मैं किसका नाम लूँ, इंडस पे जब मैं कंटेंट हेड था, मुझे याद है उस ज़माने में हमने एक सिलसिला शुरू किया था 4 घंटे का, इंडस छोटू के नाम से। इस कदर व्यूवरशिप थी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन इश्तहार नहीं मिलता था क्योंकि बच्चे हमारी तरजीह नहीं है, हम बच्चों के लिए कुछ करना नहीं चाहते। तो अब वाला मसला ख़त्म हो गया है जी। आप जब इंटरटेनमेंट की चीज़ें बना रहे हैं, आप क्राइम की चीज़ें बना रहे हैं, आप मेडिकल की चीज़ें बना रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे चला रहे हैं ना जी। यूट्यूब के लिए आप अपना एक डिपार्टमेंट बनाएं, वहाँ लोग रखें। और इसमें अगर आप ओवरऑल पूरी दुनिया में देखें, इस वक्त सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मिस्टर ब्लिपी,
वो कितना ज़्यादा देखा जाता है, हालांकि वो क्या करता है। भाई मोटू पतलू आपको खा गया है आपके बच्चे को। हाँ यस, मदरसों के बच्चे बैठ के मोटू पतलू देखते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं बना रहे, हमारी तरजीह क्यों नहीं है? लेकिन देखिए राज साहब, ऐसा है कि हमारी जो तहजीब वगैरह है ना, बच्चों में जब वो छोटे छोटे, वही वाली बात है कि आप देख के लर्न करते हैं। आप आज के बच्चे को बिठा के नहीं समझा सकते कि बेटा ये है ऐसे ऐसे, हम दिखा के ही उसको समझा सकते हैं। तो कंटेंट जो है वो तहजीब के लिए कितना अहम हो सकता है? सबसे पहली बात तो है ना, ये लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बच्चों के लिए लिखने वाले लोग अलग हैं जी, और वो हज़ारों की तादाद में हैं, 2-4 नहीं है। बच्चों के अदीब हज़ारों की तादाद में हैं। पिछले साल 2024 के अंदर कोई 1100 बच्चों की किताबें छपी हैं, 1100 किताबें छपी हैं बच्चों की नई। तो इसका मतलब है कि बच्चों के जो अच्छा उनके लिए कोई रास्ता किसी ने डिज़ाइन नहीं किया कि ये राइटर्स आएँ। जैसे डाइजेस्ट का राइटर ड्रामा लिखने आ गया क्योंकि उसकी स्लॉट थी, उसके पास मौजूद था, 4 घंटे 3 घंटे उनके पास 25 मिनट का ड्रामा भी चलता है, 50 मिनट का भी चलता है, सीरियल भी चलता है, सोप भी चलता है, सिटकॉम भी चलते हैं। लेकिन बच्चों के लिए चूँकि कोई स्लॉट ही नहीं है तो बच्चों का राइटर उस तरफ आया ही नहीं। तो अगर मैं ज़ाहिर अब ये मौका है, मुझे आपने इसी मौजूद पर बात करने के लिए बुलाया, तो मैं तो ज़ाहिर तमाम चैनल्स के या कंटेंट के मैं बोल के थक गया हूँ। मैं 6 सिग्मा में था, 4-5 साल रहा, वहाँ पे भी बड़ा डिस्कस हुआ कि भाई बच्चों के लिए कुछ करते हैं, लेकिन करते नहीं हैं लोग, कोई करना नहीं चाहता। मुझे ये नहीं कि मजबूरी है, ये करना नहीं चाहते, तरजीहात में शामिल नहीं, बच्चे के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहते हैं, कौम के बच्चे के बारे में, अपने बच्चे के बारे में नहीं, अपने बच्चों को तो अच्छी जगह इदारे में लगा देते हैं। इसलिए है कि ये राइटअप करना मुश्किल है? नहीं, मुश्किल कुछ नहीं होता है। ये तो आप कह रहे हैं ना, क्योंकि आप तो इतने अरसे से लिख रहे हैं। देखिए कोई मुश्किल नहीं है। बात यह है कि आप सोचें कि करना क्या है। मिसाल के तौर पर मैं हर चैनल पर ये बात कर चुका हूँ कि जी बच्चों के अदीबों का भी एक प्रोग्राम शुरू करें जहाँ पर बच्चों के अदीब बैठ के डिस्कस करें। यानी कि जिस तरीके सियासत पे आप 4-4 घंटे लगा देते हैं, बच्चों के अदीबों क्यों नहीं बुलाते हैं? ड्रामे के ऊपर अभी मैं जब इंडस्ट्री पे था तो मैंने ये कहा था कि जी ड्रामे पे डिस्कशन का एक प्रोग्राम होना चाहिए। गजनफर साहब ने माने ही नहीं, उन्होंने कहा हाँ जी सही है, इसको कौन देखेगा। अभी देखें किसी चैनल पे आ रहा है और बहुत उसकी व्यूवरशिप है। तो इसलिए बच्चों के अदीबों का भी एक शो होना चाहिए जहाँ बच्चों के अदीब आएँ, वहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हों, वो सवालात करें, बातें करें। ये एक ऐसे ही मशवरा है, लेकिन बच्चों के लिए ड्रामे बनने चाहिए। बिल्कुल 15 मिनट के ड्रामे हों, वो बाद में आप सोशल मीडिया पर डाल दें, उसकी व्यूअरशिप बहुत होगी। कार्टून बनना चाहिए, एनिमेशन। अब तो यूट्यूब बता रहा होता है, फ्री में बना रहे होते हैं। आपको 4-6 लोग ही तो रखने हैं जिनको इसके माहिर होंगे, वो बनाते रहेंगे दिन भर बैठ के, एक दिन में एक वीडियो बना लेंगे आराम से। मेरा बेटा है वो एनिमेशन करता है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये ना इस पर अब इतना ज़्यादा खर्चा आता है, पहले बहुत ज़्यादा खर्चा आता था। आपको 4 लोग रखना है जी, एक जो कंटेंट डिज़ाइन करेंगे। आप ना डालें अपने चैनल पे, आपका चैनल का टाइम बहुत महंगा होगा, आप अपने यूट्यूब पे डाल दें ना। बिल्कुल, वहीं से ज़्यादा बच्चे देखेंगे, वहाँ लोग देखेंगे। बिल्कुल, बच्चे तो अच्छा कंटेंट ढूंढते फिरते हैं। और आपके इदारों में जितने भी चैनल हैं या जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वहाँ जितने लोग हैं लिखने पढ़ने वाले, ये सब बच्चों के लिए लिखना जानते हैं, लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आता है इनको लिखना। सही, ठीक है। आसफ बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का, और उम्मीद करते हैं कि हम आगे आने वाले वक्तों में इस तरह का कंटेंट देखेंगे। अगेन वही वाली बात है कि मुश्किल काम नहीं है, तो वो तमाम तर लोग, और इवन जो वो लोग जो अपने बच्चों को ये इस तरह के कंटेंट इस्तेमाल करने पे लगाते हैं, उनसे सिर्फ एक दरख्वास्त है कि बच्चों की मासूमियत जो है उसको बरकरार रखें, उन्हें एक्ट ना करवाएं, बल्कि वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दें। इसी के साथ हम लेते हैं एक ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। इनकी तबीयत खराब नहीं हुई है, ये रोबोट बनी है। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि एआई ऐसे हो जाए, ये ना, ये मैं आपको बताता हूँ। देखें मैं आपको बताता हूँ वाकया। इन्होंने ना मुझे ब्रेक में कहा मैं रोबोट बनूंगी, मैंने कहा बने। मैंने ऐसा नहीं कहा बनेंगे अब आप रोबोट। तो अच्छा, मुझे पता क्या, रोबोट से ज्यादा मुझे लगा कि सारा सीन ही खराब कर दिया आपने। क्यों एआई खराबियां बहुत कर रहा है, आपको पता है? आपको पता ही नहीं है। वो खराबियां ऐसे हो रही है कि जी वो मेडिकल फील्ड हो या फिर आईटी हो, टेक्सटाइल हो, हर कुछ हो, सब कुछ हो, सब में एआई है। लेकिन हुआ ये है कि अब एआई जो है वो इंसानों के अगेंस्ट जो है वो केस जीतने लगा है। हाँ, ऐसा सोचें हैं आप, मतलब कि सोशल मीडिया पे चीजें बड़ी वायरल हो रही हैं। मुझे तो ना, हालांकि ये केस 2023 में हुआ,
और हुआ ये था कि एआई के ज़रिए केस जीत लिया गया था सोशल मीडिया पर। अब इसके चर्चे हो रहे हैं। मुझे इससे टर्मिनेटर जो है ना फिल्म याद आ गई मुझे। बिल्कुल। अच्छा, वैसे वकालत का रोबोट जो है वो उस पर आ गया था, मुझे एग्जैक्टली आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वाली एग्जैक्टली। अब ये जो है ना एक बहस छिड़ गई है वैसे सोशल मीडिया पर सार्फिन के दरमियान कि भाई एआई जो है वो मतलब मसनूई जहानत जो है अब वो लॉयर्स की नौकरी खाने वाले हैं। असली जहानत हो गई है, असली वाली जहानत से ज़्यादा हो गई है। हाँ। और वो खुद अच्छा मजीद अगर आपने इसके बारे में सुना हो फैसल, वो खुद को ऑपरेट कर रहे हैं। अब उन्हें ज़रूरत नहीं है किसी ह्यूमन की कि वो उनको ऑपरेट करे, विच इज़ टू मच। अल्लाह ना करे एआई वेपनरी सिस्टम में लगा दें हम। खैर, इस पर हम बात कर रहे थे। माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो वकास, आपको, हमें तो पहले डर लग रहा था कि आपको भी अब डर लग रहा है बीइंग अ लॉयर कि एआई क्या करने जा रहा है हमारे साथ? देखें फैसल भाई, एआई टेक्नोलॉजी जो स्पेशली चैट जीपीटी की अगर हम बात करें, देखें मौजूदा दौर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम माजी में आज से 20-25 साल पहले जिसका तज़किरा करते तो हमें कोई ना कोई शख्स ये कहता कि जो तसव्वुर का या जिस बात का तुम इंदिया दे रहे हो या इजहार कर रहे हो, यू आर लिविंग इन दी बुक पैराडाइज, ये कभी भी हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसी तरह एआई भी उसी तरह की एक टेक्नोलॉजी है। स्पेशली चैट जीपीटी के अंदर अब जाके कोई भी लीगल क्वेश्चन, कोई भी लीगल टर्मिनोलॉजी या कोई भी आपकी रिडल है, दैट विल बी सॉल्व्ड इन अ मिनट्स। वो 1 मिनट के अंदर आपको उस चीज़ का आंसर कर देगी। लेकिन क्या ये एक इंसानी दिमाग और स्पेशली एक वकील के दिमाग को रिप्लेस कर सकती है? दिस इज़ अ $1 मिलियन क्वेश्चन। चूँकि जुडिशरी को, वकला को या ब्यूरोक्रेसी को हमारी सोसाइटी की करीम कहा जाता है और यही टेक्नोलॉजी भी चंद एक बिग ब्रेन्स की ही पैदावार है। लिहाजा क्या चंद एक बिग ब्रेन्स जो हैं वो तमाम सोसाइटी की करीम के ब्रेन्स को रिप्लेस कर सकेंगे या उसका अल्टरनेटिव साबित होंगे? दिस इज़ अ $1 मिलियन क्वेश्चन आई थिंक। अच्छा, इसके अंदर फैसल भाई, जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों लोग जो है वो वकालत की प्रैक्टिस करते हैं, इस सफ़ा दौर पर या पूरा अर्ज़ के अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हुई जिसने इंसानियत को एक नई जिद्दत की, एक नई राह जिसके लिए मुतयन की। तो एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, स्पेशली चैट जीपीटी के अंदर, जब भी कोई आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, एक शख्स ये कहता है कि मेरे पास एक चेक था, वो बोगस था, वो डिसऑनर हुआ, बैंक ने उस पर मीमो लगाया, एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस आई हैव टू फेस इन द आई ऑफ लॉ। आप जस्ट जाके चेक के बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे, वो आपको तमाम का तमाम लीगल प्रोसेस एनंसिएट और न्यूमरेट करके बताएगा कि आपने कैसे एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है या कैसे लीगल नोटिस देना, और लीगल नोटिस की वो लैंग्वेज भी आपको लिख देगा। इट मीन्स कि एक इंसान जो है वो 2 तरीकों से अपना केस कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश कर सकता है, असालतन एंड वकालतन। अच्छा। असालतन इस तरह कि अगर उसके पास आर्ग्यूमेंट्स हैं, अगर उसके पास ड्राफ्टिंग है, प्लीडिंग है, कोजेंट कंक्रीट मटेरियल है और एविडेंस है, तो वो खुद जाकर अपना केस जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। जी, लेकिन बैरिस्टर साहब, बात यह है कि एआई जो है वो अभी एक केस जीता है, तो इसका मतलब यह है कि उसके पास आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, इस्लाहात भी होंगी, सारी ही चीज़ें होंगी, तभी तो वो केस विन कर पाया है ना। बिल्कुल जी, एआई टेक्नोलॉजी ने ये जो केस विन किया है उसमें मुकम्मल तौर पे आर्ग्यूमेंट्स जो है वो दिए गए, और जो वो आर्ग्यूमेंट्स थे वो कन्विंसिंग थे, वो परसुएसिव थे, वो कोजेंट थे, वो कंक्रीट थे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फैसल भाई, चूँकि आप खुद अरसा दराज से तकरीरें वगैरह करते रहे, हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया ये है, इवन हमारी कम्युनिटी के अंदर जो है वो 70-80% लोग अपना केस प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट ही नहीं कर सकते। डिग्री ऑफ एडल्ट, उन लोगों की इतनी अच्छी कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन नहीं है, वो इतने परसुएसिव नहीं, इतने कन्विंसिंग नहीं है कि वो कोर्ट को अपने दलाइल के साथ, इवन समबडी इज नोइंग अबाउट द लॉ, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी जो है, जो कुछ आप इसको फीड करेंगे, जो केस लॉज आप इसको बताएंगे, ही इज नॉट गोइंग टू फॉरगेट एनी केस लॉ बिफोर द कोर्ट। तो एक वकील का काम जो है वो अपने क्लाइंट का केस जो है वो बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने पेश करे और कोर्ट को असिस्ट करे। अच्छा, वकास, अब इसमें 2 चीज़ें अगर इसको हम बाइफरकेट करें, एक एआई का होल एंड सोल जाके केस जीतना और एक एआई के थ्रू मदद लेना। भाई अगर हम किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू मदद ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप चैम्बर में, आपके पीछे कानून की लातादाद किताबें हैं, तो आप भी अगर कोई केस उसका प्रेसिडेंट देखने जाएंगे, आप रेफ़र करेंगे किसी किताब से, किसी केस लॉ से, तो मदद लेना तो कोई मसले वाली बात नहीं है ना। लेकिन जिस पे खदशात का या खौफ का इजहार किया जा रहा है वो ये कि अब सिर्फ होगा ये कि जी अगर कोई केस प्लीड करने आ रहा है वो सामने एक मोबाइल रखेगा और उसके थ्रू वो तमाम तर एआई, वो जज साहब बोलेंगे हाँ भाई क्या है, एआई उनको सारा बता देगा, ठक 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 ठक।
इससे अभी तो जाहिर सी बात है ये नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में क्या प्रैक्टिसेस चेंज होने जा रही हैं? जैसे मेडिकल की प्रैक्टिसेस, मीडिया की प्रैक्टिसेस चेंज हुई, क्या इस तरह वकालत की भी प्रैक्टिस चेंज होने जा रही है? और क्या वो जो प्रैक्टिस चेंज होगी, विल दैट बी एडमिसिबल इन द कोर्ट? आई रेस्ट माय केस। देखिए प्रैक्टिस चेंज होगी, देखिए बिल्कुल प्रैक्टिस चेंज होगी। यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड। वो इसलिए कि एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर एक शख्स जो है वो, एक तो आपने बात कर दी कि ये इट्स गोइंग टू असिस्ट अ लॉयर और एडवोकेट या जो भी एक क्लाइंट है उसके केस के लिए, किताबों को अब उसको खंगालने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पे अपना केस लिखेगा या काज लिखेगा, केस लॉज भी मिल जाएंगे, प्लीडिंग भी होगी, ड्राफ्टिंग भी होगी और आर्ग्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि क्या ये एक वकील को रिप्लेस कर सकता है? शायद आइंदा आने वाले सालों में वाकई ही हकीकतन ये जो, अगर आप इन हकीकतों को मद्देनजर रखे, उसकी अफादियत को, इसके फ्रूट्स को सामने रखे, तो शायद ये पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सबसे लास्ट पे, चूँकि पाकिस्तान के अंदर तमाम टेक्नोलॉजी लास्ट पे आती है, तो शायद लास्ट के अंदर जाके ये चंद एक लास्ट ममालिक के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी वकला को कहीं ना कहीं ये रिप्लेस कर दे, चूँकि इसके पास तमाम रीजनिंग हैं, केस लॉज हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, और एक अगर रिपोर्टिंग पर्सनैलिटी आ गई तो शायद एक इजराही तफन्नुन की बात कर रहा हूँ कि वकील साहिबान को जब कहा जाता है कि आप हमारे साथ कोर्ट में जाएं, जजेस आपको बुला रही हैं, वहाँ पे आवाज़ पड़ रही है, तो कोई शख्स चाय पी रहा है, कोई शख्स खाना खा रहा है, या कोई शख्स दोपहर का लंच कर रहा है, तो एआई टेक्नोलॉजी को इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो आपको और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वैसे। वो आपको ये नहीं कहेगा कि मैंने घर जाके अपने बच्चों को पिक करने जाना है, वो ये नहीं कहेगा कि मेरे खानदान के अंदर कोई शादियाने बज रही हैं या फतीदगी है। तो एआई टेक्नोलॉजी इन तमाम चीज़ों से बयान जाके ह्यूमन बीइंग को, एक स्पेशली अग्रीड पर्सन को या प्लेंटिफ को कोर्ट ऑफ लॉ में असिस्ट करेगी, और ये टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी हम जो है इस्तेमाल करना शुरू करें, आल दो के जिस तरह फैसल भाई आपने बात की, इतनी जल्दी ये सारी चीज़ों को ओवरकम या सुपरसीड नहीं करेगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें इसकी अफादियत को, इसकी अहमियत को, इसकी सिग्निफिकेंस को कंसीडर करना ही पड़ना है। द फील्ड ऑफ मेडिसिन, फील्ड ऑफ लॉ। एग्जैक्टली, मैं आपको बैरिस्टर साहब, मैं यही कहने वाली थी, अगर आप मेडिसिन की फील्ड को देख लें तो डॉक्टर्स ने कितनी हद तक एआई टूल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स हैं आ गए, प्रॉपर वो सर्जरीज में उतर आए हैं, पूरी दुनिया में जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स रिप्लेस नहीं हुए हैं, दोनों साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लॉयर्स और एआई टूल मिलकर काम करें इसी तरीके से जैसे कि मेडिसिन के उसमें हो रहा है मैदान में, कि जी डॉक्टर्स और एआई जो है मिल के काम कर रहे हैं? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कुछ कि बैरिस्टर्स और लॉयर्स जो हैं वो एआई के साथ मिलकर कोई टीम वर्क करें? आप लोगों के लिए आसानी है ना फिर। एक लॉयर को जितने वो असिस्टेंट रखता है, अपने प्यूपलेज रखता है, जितने लोग उसके साथ वकालत करते हैं, या तमाम एक केस के अंदर तमाम चीज़ें जो मिलकर एक टीम तैयार करती है, शायद एक लॉयर को अब जो 5, 6, 10 लोगों की टीम की ज़रूरत ना पड़े, और ये बहुत हद तक जो है वो मुमकिन मामला साबित हो हमारे सीनियर लॉयर्स के लिए, हमारे यंग लॉयर्स के लिए, जिनकी जो बहुत बहुत बड़ी टीमें हैं, और किसी को कोई काम दे दिया जाता है, किसी को कोई असाइनमेंट एट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो शायद ये आइंदा आने वाले वक्त में तमाम लॉयर्स के पास हो, और तमाम लॉयर्स जो है इसकी अहमियत और अफादियत को समझेंगे। लेकिन क्या ये इंसानों को रिप्लेस कर सकेगी? मुझे बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ या बतौर ह्यूमन बीइंग नहीं लगता, चूँकि बहुत सारी दुनिया के अंदर रिसर्च हुई कि अगर इंसान के दिमाग का कंप्यूटर बनाया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा शहर जो न्यूयॉर्क है उससे भी बड़ा कंप्यूटर बन सकता है इंसान के दिमाग का। तो हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें ज़हीरा हो सकती हैं। वकास, लेट्स सी कि हम इस पे वेयर कैन वी एंड इट। तो अब बस हम ये कह सकते हैं, थैंक यू सो मच फॉर टाइम वकास, हम ये कह सकते हैं कि एआई जो है कहना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला डायलॉग जो है वो ख़त्म कर देगा। बाय द वे, आप कह रही थी ना कि शाना बशाना एआई वो काम करेंगे। चाइना में डॉक्टर्स, एक हॉस्पिटल है और डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पे, वेटर्स जो है, वेटर्स उनको भी कर दिया है और टीचर्स को भी करने। बाय द वे, हम भी चाइना से कम नहीं है, पता है क्यों? आपको याद है मिस एनी? याद है ना आपको? वो उनको अबाया पहन के मिस एनी, हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आप क्या कैसे हैं, आज का सबक हम ये पढ़ेंगे, 2 + 2 4 होता है। तो हम भी देखें, ऐसी हंसने वाली बात नहीं है, हम भी एआई टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं हैं। वैसे यार वो खबरगिरी करनी चाहिए हमें कि मिस एनी जो है, हाँ वो बच्चों को पढ़ा रही हैं या फिर वो दोबारा से, या फिर वो दोबारा से उनको उसी मैनिकन बना के और वो किसी ड्रेस की शॉप पे वो उन्होंने दोबारा खड़ा कर दिया और वो ऐसे कर रही हैं। तो चले जनाब हाली, इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे थे। बहुत हंसी मजाक हो गया, आप बहुत हंसी मजाक हो गए। हम एक ब्रेक ले रहे, हंसी मजाक हम ब्रेक में करेंगे, आप ब्रेक लें।
वेलकम बैक। फैसल, मैं अभी ब्रेक में सोच रही थी कि समर्स आने वाले हैं तो ख़वातीन तो बड़ी वो हो जाती हैं एक्साइटेड, समर कलेक्शन बनाएं, लेकिन साथ में रमज़ान भी आने वाले हैं तो समर कलेक्शन बनाएं कि रमज़ान कलेक्शन बनाएं या फिर ईद के या ईद कलेक्शन बनाएं तो कलेक्शन कौन सी बनाएं? सबको ऐसी कंफ्यूजन नसीब करे, लेकिन प्लीज़ कंटिन्यू करें। जो फैशन डिज़ाइनर्स है, मैं सोच रही हूँ हम पे जो इतना बोझ है, जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं उनके ऊपर कितना बोझ नहीं होगा कि भाई क्या बनाएं, कि भाई रमज़ान में रमज़ान वाले दुपट्टे वाले कपड़े बनाएं, फिर ईद भी आने वाली है और फिर उसके फ़ौरन बाद गर्मी, फिर फ़ौरन बाद शादियों का सीज़न, समर वेकेशंस। ओह माय गॉड, सारे प्लान बता दिए आपने अपने, ये सारे सोनिया ने अपने प्लान बता दिए कि वो आगे क्या क्या करने जा रही हैं। तो ये सारी कन्फ्यूजन देखिए, जो बंदा है ना जिसका जो काम है उसी को साझे, तो इसीलिए आज हमने सायरा रिजवान को बुलाया जो कि फैशन डिज़ाइनर हैं। तो सायरा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड इट्स अ प्लेजर। तो जितनी आपने कंफ्यूजन्स और सवाल भाई मैं आप दोनों खातिन को छोड़ता हूँ, अब अपनी कंफ्यूजन जो है वो आप कर लें आपस में। बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। अभी जो हमारी आजकल लाइफ चल रही है ना पैनिक वाली, कि अब समझ नहीं आ रहा क्योंकि सर्दी भी दोबारा आ रही है। एग्जैक्टली, मतलब नहीं, लाहौर इस्लामाबाद में तो दोबारा से फॉग और बारिश की वजह से हो गया, बिकॉज वी वर प्रिपेयरिंग फॉर आवर समर ड्रेसेस, तो एकदम सर्दी वापस आ रही है। अब हम सोचें वेलवेट उठाएं ना उठाएं, वो चल रहा है। और साथ बिकॉज वी फोरसी फैशन फॉर द नेक्स्ट सीजन, तो हम अभी ईद के लिए, साथ ही रमज़ान, मतलब वाकई एक कन्फ्यूजन चल रही है कि हम दुपट्टे वाले ड्रेसेस बनाएं, 3 पीसेस बनाएं या 1 पीस बनाएं। लेकिन एक्चुअली जो हम क्लाइंट्स को देते हैं, यही हमारा काम है कि टू सॉल्व देयर कन्फ्यूजन, टू उनका टाइम सेव करना हमारा काम है। तो सो दैट दे कैन कम इन टू अ स्टोर और उनको दे शुड गेट वेराइटी ऑफ ऑल टाइप्स, सारे कलर्स के, कट्स के। तो वी हैव आवर आउटलेट्स इन इस्लामाबाद एंड लाहौर, वहाँ से दे कैन रेडिली शॉप for all sizes, small, medium, large, and we specialize in a lot of color combinations. एक डिज़ाइन हमारा मोस्टली 4 कलर्स में होता है। और समर के लिए हम बेसिकली अभी सॉफ्ट लिनन्स, जो बहुत ज़्यादा ठंडी भी है फील में, वो बना रहे हैं। लॉन, स्विस लॉन पे बेसिकली काम कर रहे हैं, विच इज़ ब्रीथेबल फैब्रिक एंड ऑल्सो क्रीज फ्री, क्योंकि हम लोगों को ना लेडीज़ को इस तरह भी, बिकॉज हमारा बहुत काम होता है, जेंट्स का इतना काम नहीं होता। थैंक यू, हमारा क्या ही काम है, हमारा तो कोई काम जेंट्स का ज़्यादा नहीं काम होता है। मुंह धो, ऑफिस आ जाओ, फिर घर चले जाओ, फिर मुंह धो, ऑफिस सो जाओ। मुंह धो, नहीं, आपने तो एक ड्रेस पहना, आपका पूरे दिन चल जाएगा ना। हमारा वो 1 ड्रेस जो है ना, फ्रॉम, अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव टू टॉक फॉर माई सेल्फ टुडे ऑन, तो मैंने सुबह मॉर्निंग शो प्रेजेंस, फिर फ्रेंड से मीटअप, फिर ए कॉन्फ्रेंस, रात को डिनर वगैरह। तो एक ऐसा ड्रेस होना चाहिए which you can carry, हाँ, फ्रॉम डे टू नाइट विद सम एक्सेसरीज, उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो और अगर बीच में बाजार भी जाना पड़ गया, बिकॉज आई एम ओनली हेयर फॉर फ्यू डेज, तो एक जल्दी से चादर ली। और जब इसमें सारा आपने कलर कॉम्बिनेशन की बात की, फॉर डिज़ाइनर्स कितना मुश्किल हो जाता है ये जो बीच का मौसम है ना। अब आपने लाहौर इस्लामाबाद की बात की, जो कि 15 दिन के लिए कन्फ्यूजन होती है, कराची में तो हर 6 घंटे बाद कन्फ्यूजन है। बिल्कुल, सर्दियों में अब आप सुबह गाड़ी में बैठे तो आपको हवा चल रही है, अभी आप वापस जाएंगे तो आप ऐसे ही चला के जाएंगे। बिल्कुल, तो इसमें हाउ डू यू गो फॉर दैट कलर थिंग? एक्चुअली कलर कॉम्बिनेशंस जो है वो एक ट्रेंड होता है, सीजन का बता दिया जाता है या फोर्सी हो जाता है कि दिस इज द कलर पैलेट फॉर 2025। वी प्ले इन दैट, ठीक है। इंस्पिरेशन बेसिकली फ्रॉम नेचर भी होती है, लेकिन कुछ सेट पैटर्न्स हैं कि गर्मी के दिनों में हमारे पास पेस्टल लाइट कलर्स होंगे, और अगर नाइट वेयर है तो हमारे पास बेसिक बोल्ड कलर्स होंगे जिसमें ज्यूल कलर्स हैं, लाइक एमरल्ड ग्रीन, मरून्स। तो डे एंड नाइट पे भी फ़र्क पड़ता है और सीज़न के लिहाज से भी। तो बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, आवर ऑडियंस, आवर क्लाइंट्स आर सो वेल अवेयर दीज डेज, दो दे नो, और फिर साथ हम भी अपना पार्ट प्ले करते हैं बाय टेलिंग देम कि आप रात के वक्त ये पहने, आप कॉर्पोरेट लंचेस में जा रहे हैं तो ये कलर पैलेट पहने, if you're going for फॉर अ वेडिंग या कोई दुआए खैर है तो किस तरह का पहनना चाहिए। अच्छा, वैसे सायरा अभी रमज़ान की आमद है और साथ में सर्दी और गर्मी का मिक्स्ड सा मौसम है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी? मैं फ़ैशन ट्रेंड और वेदर दोनों के हिसाब से बात करूँगी कि अब आने वाले दिनों में लॉन्ग शर्ट्स होंगी या शॉर्ट शर्ट्स होंगी या नी लेंथ शर्ट्स होंगी या वो जो फ्रॉक टाइप अनारकली टाइप होता था वो ईद और रमज़ान, क्योंकि ईद पर आपको पता है कि एक अलग ड्रेसिंग होती है हमारी, थ्रू आउट रमज़ान हम लोगों को अफ्तारियाँ भी करनी होती हैं, फ्रेंड्स का गेट
गेट टुगेदर भी होता है। सो किस तरह से अपने वार्डरोब को रखें, सेमी फॉर्मल से फॉर्मल, फॉर्मल से सेमी फॉर्मल, कलर कॉम्बिनेशन, एम्ब्रॉयडरी, किस तरह से आप सजेशन देंगी? जी, कट्स का सबसे पहले मैं तो बात कर लेती हूँ। कट्स में हमारे पास अभी नी लेंथ इतना ज़्यादा नहीं चल रहा, वो वैसे भी वर्क या कॉर्पोरेट वर्क है, उसके लिए फिर भी लेंथ ठीक है, लेकिन जो हमारी आजकल फैशन में ट्रेंड में है लॉन्गर लेंथ्स हैं, दे आर एग्जैक्टली द एंकल हगिंग लेंथ्स जो हैं वो चल रही हैं विद यू नो ट्राउज़र, उसमें स्ट्रेट भी कर सकते हैं, प्लाजोज घेर वाले बहुत ज़्यादा इन होने वाले हैं। उसके अलावा अगर शॉर्ट में शलवार्स have made a comeback with short shirt, extremely short like shirt है और उसके साथ घेर वाली शलवार है, तो वो एक जैसे फैशन कहते हैं ना रिपीट करता है, तो वो रिपीट हुआ है आफ्टर 10 years ऑलमोस्ट। तो वो ये ईद पर इन होगा ये वाला स्टाइल? जी, ये लास्ट ईयर स्टार्ट हो गया था, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मासेस में चला गया और इस दफ़ा वो आप देखेंगे कि आपको रिटेल आउटलेट्स में भी ज़्यादा मिलेगा कि बिल्कुल लॉन्ग शर्ट होगी, एंकल देयर इज नो बिल्कुल शॉर्ट होगी, जी बिल्कुल शॉर्ट और बिल्कुल लॉन्ग। और उसके अलावा यू नो जो फैशन आप कह रही हैं ईद वाले, ईद के लिए बिल्कुल घेरदार और अनारकलीज ट्रेडिशनल, हाँ ट्रेडिशनल ज़्यादा चल रहा है एक्चुअली। जैसे जैसे हमारी यू नो मिडिल क्लास एंड मूविंग टूवर्ड्स द जॉब्स और ये सब, तो हमारा फ्यूजन भी बहुत है ड्रेसेस में। इट्स नॉट बेसिकली टूवर्ड्स ईदर ईस्टर्न, ये इट इज़ डिक्टेटेड बाय ओनली सीजन और ओकेजन कि कैसा ओकेजन है। अगर ईद का दिन है तो आप गरारे भी देख रहे हैं और उसमें प्लाजोस देख रहे हैं, और अगर रात को हैंग आउट विद फ्रेंड्स है तो यू आर कैरिंग अ एसिमेट्रिकल लाइक फ्यूजन कट। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि हमने ओकेजन्स की बात कर ली, वेदर की बात कर ली, बट सिंस आई हैव अ वेरी वंडरफुल कोवर्कर और इन जैसी बहुत सारी हमारी कोवर्कर्स हैं, जैसे कि आपने भी तस्करा किया कि जैसे जैसे मिडिल क्लास से लोग अब जा रहे हैं, दे आर मूविंग टू द जॉब लाइन एज वेल। सो एज अ डिज़ाइनर व्हाट वुड यू सजेस्ट दोज फीमेल्स के व्हाट इज़ द सेफ color these days, talking corporate wise, and कि उसमें बहुत सारे लोग कभी कभी बहुत डल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना सख्त दिखने के चक्कर में कि वी आर कॉर्पोरेट, और उसमें वो बहुत ज़्यादा हार्ड लाइनर किस्म का अपैरल वेयर कर लेते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा फ्लावरी हो जाते हैं। Exactly. So what is the safe thing? अगर मैं प्रिंट्स पे सबसे पहले आती हूँ तो फॉर कॉर्पोरेट, फॉर होस्ट and for office going girls I would highly recommend solids, because solids also hides their you know body flaws also, and also gives a you know very sober look. So solids में अगर आप burgundies, maroons, अगर darker tones की तरफ जाना चाहते हैं, light color I would not prefer, even though के summers है, लेकिन white, off white you know थोड़ा सा आपको uncomfortable मुझे लगता है कि feel होता है। So blacks, burgundies, maroons वो अच्छे लगते हैं, बेजेस में भी जा सकते हैं, लेकिन प्रिंट्स आई वुड नॉट ऑप्ट फॉर बिग फ्लावर्स। अगर फ्लावर्स भी हों तो बहुत स्मॉल पैटर्न्स हों, लाइंस हों, हॉरिजॉन्टल लाइंस, या जो भी हो बहुत छोटा छोटा पैटर्न, हाँ छोटा पैटर्न हो, बिकॉज यू नो कॉर्पोरेट में योर पर्सनालिटी शुड कम आउट, द वे यू स्पीक शुड कम आउट, और व्हाट यू थिंक शुड कम आउट। इट शुड नॉट बी वाइस वर्सा कि आप जो ड्रेस पहन रहे हो वो दैट इज कमिंग आउट एंड यू आर नॉट कमिंग आउट। ये मेरा प्रोफेशन है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ड्रेस शुड बी प्रोमिनेंट, अ पर्सनालिटी शुड बी प्रोमिनेंट, ठीक है। तो वो ही हम सजेस्ट करते हैं, और उसमें अगर वेस्टर्न फ्यूजन के साथ पहने तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली फ्लोई कपड़े वुड हिंडर योर यू नो जैसे आना जाना है आपका, तो उसमें आप स्मार्ट कट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब जैसे फैशन में कॉर्पोरेट सेक्टर की या वैसे बात की, तो मैं चाहूँगी हम थोड़े से बॉडी टेक्सचर पे भी बात कर लें, क्योंकि कुछ खवातीन जो थोड़ी सी शॉर्ट हाइट की होती हैं, मैंने देखा अक्सर वो बहुत सारे कलर्स पहन लेती हैं। उनको आप ज़रा सा ये समझाएं कि अगर आपकी हाइट इतनी है और आप टॉल लगना चाहते हैं, या आप टॉल हैं या आप थोड़े से फ्लफ़ी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, अगर आप थोड़े से हैवी हैं तो आपको क्या प्रिंट पहनना चाहिए, लाइंस पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए, किस तरह का कॉम्बिनेशन पहनना चाहिए, थोड़ा सा बॉडी टाइप के ऊपर भी आप कलर डिफाइन कर दें। कोई खुदा ना ख्वास्ता किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट टू गेट एन आइडिया कि आपका क्या बॉडी टाइप है, क्या आपको पहनना चाहिए, ये सवाल मैंने खाली इसीलिए किया। हाँ एग्जैक्टली, मतलब ये अगर हम उन्हें क्लाइंट को बताते भी हैं, दैट्स नॉट एग्जैक्टली फॉर बॉडी शेमिंग, लेकिन टू एनहांस योर पर्सनैलिटी, टू सजेस्ट समथिंग, टू एडवाइस समथिंग, तो नोबडी शुड टेक इट टू हार्ट कि हम वो कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यू नो दिस ड्रेसिंग अप इज़ ऑल्सो अ साइंस। इट्स जैसे हम कहते हैं ना आर्ट है, आर्ट तो ऑब्वियसली है बिकॉज इट हैज़ एस्थेटिक्स,
लेकिन साइंस ये है कि किस तरह के ड्रेस पहने। बेसिकली अगर हम वन ड्रेस में यानी 2 पीस में अगर सेम कलर हो, देयर इज़ नो ब्रेकिंग लाइन, तो हमारी लेंथ हाइट जो है वो बड़ी लगती है, ठीक है। लेकिन अगर हम कट कर दें वेस्ट से, फॉर एग्जांपल शर्ट वाइट है और ब्लैक पैंट्स हैं, और अगर ड्रेस शर्ट पहनी है तो हम बेसिकली विल कट फ्रॉम द हेयर, ठीक है। तो वो एक डिफरेंट पैटर्न आपको लगता है। लेकिन अगर आप पूरा वन कलर यूर ड्रेस इन मोनो ड्रेस, तो फिर आपकी हाइट ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो हम छोटी हाइट जैसे आपने बताया था उनके लिए ये बताते हैं, सजेस्ट करते हैं। और फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस बिल्कुल नहीं प्रेफर करते, लॉन्गर लाइंस प्रेफर करते हैं, सो दैट गिव्स यू अ लेंथ। और ट्राउजर्स अगर हम करेंगे तो वी वुड टेल देम कि आप बिल्कुल शॉर्ट पैंट्स, कैपरी पैंट्स ना पहने, विच विड अगेन कट योर हाइट, सो दैट शुड बी अराउंड एंकल हगिंग, ताकि आपकी पूरा एक जो वन लुक में आपकी हाइट इंक्रीज लगे। बेसिकली वो एक इल्यूजन हो जाता है ना कि आप हाँ, इसी तरह अच्छा हाइट नजर आती है। जो अभी मैं बता रही थी ना कि सॉलिड कलर, दिस इज़ फॉर ऑल पर्सनालिटीज़। अगर हैवी सेट की लेडीज़ हैं तो उनके लव हैंडल्स को भी वो हाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह प्रिंट्स पहने, हॉरिजॉन्टल ब्रॉडर फ्लावर्स, वो सीजन वाइज अच्छा लगता है, कभी लॉन वगैरह में पहन ले, लेकिन अदरवाइज एग्जैक्टली, लेकिन अदरवाइज इट वुड गिव यू ब्रॉडर वेस्ट के आप इस तरह थोड़ा प्रिंट्स आपके जा रहे हैं। सो दिस साइंस हैज टू बी अंडरस्टूड बाय पीपल। यस, एंड और आपने समझाया इसको, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बहुत शुक्रिया सारा फॉर कमिंग। और उम्मीद करते हैं कि भाई जो कंफ्यूजन है भी बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए मैंने ये सारे सवाल पूछे, क्योंकि इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखती है। और हमारी ख़वातीन जो है ना वो अक्सर वार्डरोब में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो ये उनके लिए सेगमेंट था खाली। एब्सोल्युटली, नहीं उनके लिए क्या, हमने भी बहुत सीखा इससे भाई, ऐसी क्या बात है। अब आप भी फूलदार कपड़े मत पहनिएगा। हाँ, कोशिश करूंगा मैं, और दुपट्टे वाले तो बिल्कुल भी ना पहनूं। और कुछ एनीथिंग एल्स? नहीं, लेकिन जेंट्स के लिए जैसे मैंने आपको कहा ना, अगर आप ड्रेस शर्ट और पैंट्स भी पहनते हैं, अगर हाइट किसी की छोटी है ना, तो वो एक कलर में शर्ट और वो पहने। फैसल माशाल्लाह बहुत टॉल है। नहीं, फैसल तो टॉल है, बट I'll send you a picture of me wearing a flowery shirt. I will. जिस दिन आप बीच में जाएंगे उस दिन ट्राई कीजिए। Thank you so much for that. हम ना इनको कर दे खुदाफिज, ये बहस और मैं जा रहा हूँ बीच में फूल वाली शर्ट पहनने। आपसे मुलाकात होगी अब कब? कल ही होगी मुलाकात आपसे। हम अपनी जरा बहस जारी रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।